आज हम देखते हैं लूशा और यूशी की शादी पे जैंग और शिनचैन दोनों ही आए हुए थे। जैंग के दिल में ना ही कोई गुस्सा था और ना ही कोई अफसोस, और शिनचैन भी ये कह के अपने आप को दिलासा दे रही थी कि उसने लूशाओ को यूशी को दे के अपनी महानता दिखाई। फिर दोनों ही इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद ही इन दोनों की शादी का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता, पर यूशी के पापा का कहीं अता पता नहीं था। यूशी को टेंशन हो रही थी कि वो टाइम पर आ तो जाएंगे ना। पर बाद में शीशु आके बताता है कि यूशी का पापा पूरी तरह से ड्रंक थे। थी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पर यूशी के पास बैकअप प्लान भी था। उसने बहुत पहले सोच रखा था कि पापा ना सही पर उसका बेटा तो है। शीशु यहाँ पे जिस वजह से आया था उसका मकसद आज पूरा होता है। इनकी शादी कंप्लीट होते ही शीशु भी गायब हो जाता है। यूशी को अपना प्यार मिल गया था, आज उसकी शादी हो गई थी। इस बात से खुश होने की जगह वो बस शीशु के बारे में ही सोची जा रही थी। ना ही वो उसे फोन पे पा रही थी और ना तो किसी को उसके बारे में पता था। वो पूरा हॉल भागती फिरती है शीशु को ढूंढने के लिए, पर शीशु उसे कहीं देखने को नहीं मिलता। बाद में लूशा आके यूशी के हाथों में शीशु का दिया हुआ डायरी देता है, जिसके पहले पन्ने पर ही उसने लिखा था, मॉम चलो अगले जन्म में हम दोनों माँ और बेटे का रिश्ता लेके जन्मेंगे। डायरी पढ़ने के बाद यूशी पागलों की तरह रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी सपना देख रही होती है कि उसका बेटा उससे दूर जा रहा है। फिर शीशु आके उसे नींद से उठाता है और शादी के लिए तैयार होने को बोलता है। फिर दरवाजा खोलते ही यूशी सामने समुंदर देखती है। उसके सामने फिर से वही सपना आता है जो वो पहले देखा करती थी। उसे हर बार ये लगता था कि लूशाओ गहरे समुंदर में डूबा जा रहा है, पर आज वो देखती है वो इंसान लूशाओ नहीं बल्कि शीशु था। शीशु उसे हंसते हंसते गुड बाय कहते हुए जा रहा था और यूशी पागल की तरह चिल्ला चिल्ला के उसे वापस आने के लिए बोल रही थी। शीशु के बारे में सोचते सोचते यूशी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा था। होश आने पर भी वो उसी के बारे में पूछने लगती है। उसे अपने तबीयत के बारे में भी ख्याल नहीं था। बेड से उठ के वो दौड़ने लगती है उसे ढूंढने। वह शीलू भी यहाँ पे बैठे बैठे शीशु के बारे में सोच रही थी और रो रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके उससे पूछते हैं कि वो क्यों रो रही है। वो रीज़न तो नहीं बताती, पर डॉक्टर से कहती है उसका ख्याल रखने के लिए उन्हें शुक्रिया। फिर वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। यूशी की ऐसी हालत देख के लूशा उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि शीशु कहाँ से और क्या करने आया था। वो एक्चुअली लूशाओ का नहीं बल्कि जैंग का बेटा था। ये कहानी यूशी को उसकी जिंदगी की सबसे घटिया कहानी लगती है। उसे पता था कि शीशु को एक दिन जाना ही था यहाँ से, फिर भी वो बार बार लूशा उसे पूछने लगती है कि शीशु कहाँ चला गया, अब वो कहाँ पर है। लूशा जब कहता है कि शीशु गायब हो गया, तब यूशी को जैसे ये बात विश्वास ही नहीं होती कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। लूशा और यूशी को संभालते संभालते खुद टूट रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह सुबह लूशा और यूशी को अपने पास ना पाके घबरा जाता है, पर वो बाहर आके देखता है यूशी घर की साफ सफाई कर रही थी। बहुत मुश्किल से यूशी ने अपने आप को संभाल के रखा था। उसने तो सुबह की ब्रेकफास्ट भी बना के रखी थी। लूशा और यूशी के खाने के प्लेट के पास और एक एक्स्ट्रा प्लेट देखता है तो उसे हटाने जाता है, पर यूशी उसे रोकती है। वो कहती है वो अब प्रेग्नेंट है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। लूशा भी समझ रहा था कि यूशी ने वो प्लेट शीशु के लिए सजा के रखा था, पर फिर भी यूशी ने जो कहा उसे वो मान लेता है। बाद में यूशी की नज़र टेबल क्लॉथ पर लगी हुई दाग पर पड़ती है। लूशाओ ये बात नोटिस करता है तो वो कहता है रात में वो एक नया टेबल क्लॉथ लाएगा। यूशी उसे लाने से मना करती है क्योंकि वो दाग गलती से शीशु के हाथों से लग गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं लूशाओ अपने प्रोफेसर से बात करते करते उन्हें समझाते समझाते खुद ये समझ जाता है कि शीशु जहाँ कहीं भी होगा अपने दुनिया में होगा। वो गायब नहीं हुआ है, वो बस इस दुनिया से गायब हुआ है, पर वो जहाँ पर था वही वापस चला गया है। और यही बात उसे यूशी को भी समझानी थी, इसीलिए वो तभी यूशी के पास जाने लगता है। यूशी थोड़ी देर के लिए सोई थी, पर उठने के बाद वो फिर से शीशु के लिए पागल जैसा फील करने लगती है। उसने शीशु के बारे में लिख लिख के छोटे छोटे कार्ड्स जोड़ के जो डायरी बनाए थे वही पढ़ के उसे ये एहसास होता है कि शीशु यहाँ पर आया था उसकी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदलने। फिर यूशी ये सोचने लगती है कि अगर उसकी किस्मत फिर से बुरी बन जाए तो शीशु जहाँ कहीं भी होगा ये देख के वो जरूर उसकी किस्मत बदलने चला आएगा। यही सब सोच के यूशी अपना पुराना वाला स्कूल ड्रेस पहन के जैंग के घर के सामने इंतजार कर रही थी। जैंग के आते ही वो उससे मदद मांगती है ये कह के कि वो उससे शादी कर ले।
मतलब शीशु को लाने के लिए यूशी इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि उसे लूशाओ की भी परवाह नहीं थी। यूशी की बातें सुन के जैंग तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब 2 दिन पहले ही उसने लूशाओ से शादी की थी और आज वो उससे शादी करने के लिए कह रही थी। जैंग कहता है वो सब पास्ट की बातें थी जब वो उसे डेट करना चाहता था। पहले उसने सोचा था कि वो बहुत रिच थी, इसीलिए उसके साथ वो डेट करना चाहता था। यूशी इतनी पागल हो चुकी थी कि वो पैसे देकर जैंग से शादी करने की बात करती है। पर अब तो जैंग को पैसे भी नहीं चाहिए थी। यूशी उसके पीछे पड़ जाती है, पर जैंग उसके हाथों से अपने आप को छुड़ा के अंदर चला जाता है। उसके बाद यूशी अपने पुराने स्कूल चली जाती है। गेटमैन को ना ही यूशी स्टूडेंट लग रही थी और ना ही ज्यादा एज की कोई लड़की। यूशी को अजीब बिहेव करते देख वो यूशी को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। पर यूशी जब डायरेक्टर का नाम लेती है तब वो जाके राजी होते हैं और उसे नाम रजिस्टर करके अंदर जाने के लिए बोलते हैं। सर से मिलने कभी भी कोई पुराना स्टूडेंट्स नहीं आते थे, इसीलिए वो योशी को देख के बहुत खुश होते हैं। पर योशी जब उनसे कहती है कि वो उसे फिर से स्कूल भर्ती कर ले, तब उन्हें भी योशी की बातें बहुत अजीब लगती है। योशी स्कूल में इसीलिए भर्ती होना चाहती थी क्योंकि उसे फिर से आवारा स्टूडेंट बनना था, एकदम लूजर टाइप का। सर कहते हैं भला कोई इंसान कैसे अपनी पास्ट में जा सकता है। अगर वो उसे भर्ती ले भी ले तो भी क्या फायदा, क्या वो कुछ चेंज कर पाएगी। फिलहाल तो योशी को ऐसा ही लगता था कि वापस जाके वो सब कुछ चेंज कर पाएगी। वो सर के सामने ही जोर जोर से रोने लगती है। लूशाओ घर आके योशी को नहीं देख पाता और टेबल पे पड़े रहे उस डायरी को देख के उसे समझ में आ जाता है कि योशी घर नहीं थी, वो फिर से कहीं ढूंढने चली गई थी शीशु को। फिर वो भी योशी को ढूंढने निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते यूशी उसे यहाँ मिलती है। लूशाओ को भी उसकी हालत देख के बहुत रोना आ रहा था। लूशाओ भी बहुत लाचार महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस प्यारी सी बीवी को कैसे संभाल पाएगा। घर आके योशी देखती है शीशु से जुड़ी हुई कोई भी चीज घर पे नहीं थी। उसे लग रहा था लूशाओ ने सब कुछ फेंक दिया, पर एक्चुअल में तो वो सब चीज अपने आप से ही गायब हो रही थी। योशी शीशु के बारे में डायरी में जो लिखा था वो भी धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। लूशाओ योशी को समझाने की कोशिश करता है कि शीशु जहाँ कहीं भी होगा वो अपनी दुनिया में होगा, वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, वो बस इस दुनिया से गायब हुआ है, पर वो अपनी दुनिया में है। पर योशी समझने की हालत में नहीं थी। उसके दिमाग में लूशाओ की एक भी बातें नहीं जा रही थी। लूशाओ को फिर से रोना आ जाता है। बाद में योशी जब शीशु की डायरी खोल के बैठती है तब उसमें से भी सारी लिखी हुई चीजें गायब हो रही थी। उस डायरी को पढ़ पढ़ के योशी के दिमाग में हर एक शब्द बैठ गया था, इसीलिए वो खुद से उन सारी बातों को लिखने जा रही थी। पर थोड़ा सा लिखते लिखते ही उसका पेशेंस खो जाता है। बाद में वो शीलू से वॉइस मैसेज में पूछती है क्या उसे शीशु याद है। फिर योशी अपने आप से कहती है अगर पूरी दुनिया शीशु को भूल जाए तो भी वो शीशु को भूल नहीं सकती। लूशाओ फिर से उसे संभालने की कोशिश करता है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीलू अपने पुराने घर को छोड़ के जा रही थी। इतने दिनों बाद उसे योशी का मैसेज देखने के लिए टाइम मिला था, पर हमें पता चलता है शीलू के दिमाग से भी शीशु की यादें जा चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं योशी की अल्ट्रासोनोग्राफी होती है तो योशी अपने बेटे को मेंशन करती है। तब डॉक्टर उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि होने वाला बेबी एक लड़का ही होगा। योशी कहती है क्योंकि उसने तो अपने बेटे का नाम भी सोच के रखा है। फिर सीन चली जाती है 5 साल बाद, जहाँ पे योशी और लूशाओ का बेटा इतना बड़ा हो चुका था। योशी घर बैठे बैठे अब स्टोरी लिखती थी। उसने अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी को स्टोरी में बदल दिया था। उसकी स्टोरी उसके व्यूअर्स को बहुत पसंद आ रही थी। उसके व्यूअर्स भी चाहते थे कि बेटा अपनी मॉम के पास वापस आ जाए। बाद में योशी का बेटा एक बॉक्स लेके आता है जिसमें शीशु की डायरी बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। इतने दिनों बाद भी योशी एक्सपेक्ट करती थी उस डायरी के पेज में शीशु ने जो लिखा था वो वापस आ जाए। इससे हमें ये पता चलता है कि पूरी दुनिया सच में शीशु के बारे में भूल चुकी थी, पर योशी के दिमाग से शीशु की यादें 1% भी गायब नहीं हुई थी। ये बात सच थी कि उसके पास अपना खुद का बेटा था, फिर भी वो शीशु को भूल नहीं पाई थी। उसे वो अभी भी उतना ही मिस करती थी जितना पहले किया करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों बीच घूमने आए थे। लूशाओ योशी से कहता है उनकी टाइम मशीन शायद बहुत जल्द बनने वाली है। योशी कहती है क्या उसे डर नहीं लगता कि उनका फ्यूचर सन आके उसे उसको शादी करने से मना करेगा। लूशाओ कहता है इम्पॉसिबल, क्योंकि उनकी किस्मत में ही उनका एक होना लिखा था। बाद में योशी का बेटा एक बंदे से टकराता है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि शीशु था।
पर तीनों ऐसे बात करते हैं मानो जैसे एक दूसरे से कभी मिले ही ना हो। फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद शीशु पीछे मुड़ के देखता है और यूशी भी पीछे मुड़ के देखती है और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। और ये देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि यूशी को अपना बेटा फिर से वापस मिल गया था। चाहे वो एक दूसरे से पहले की तरह ना मिल पा रहे हो, फिर भी वो दोनों तो जानते थे कि वो दोनों ही इस दुनिया में बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की प्यारी सी कहानी ख़त्म हो जाती है। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। बहुत दिनों बाद कोई चाइनीज़ ड्रामा देख के मुझे इतना इमोशनल फील हुआ। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। बाय बाय।